चलें शुरू करें, है ना। देखो अपन लोगों को पढ़ना था आयुर्वेदा, हम लोगों का पेपर नंबर 3, उसका पार्ट 2 साइंस उसका यूनिट यूनिट 3 है ना, आयुष वाली, और उसका टॉपिक नंबर 3। ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो कि आयुर्वेद है। ठीक है, अब आयुर्वेद हम लोगों को, देखो एक चीज ध्यान रखना, एमपीपीएससी में जो गिवन है वो अपन को पढ़ना है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, है ना। कल जो है मैं तुम लोगों को साइंस का पेपर डिस्कस करूंगा, जो कल साइंस का पेपर हुआ है ना एमपीपीएससी का, वो साइंस का पेपर मैं कल डिस्कस करूंगा तुम लोगों से। तो तुम लोगों को बताऊंगा मैं कि एमपीपीएससी कितना सरल आता है, तुम लोग कितनी आसानी से कर सकते हो उसको। ठीक है, चलो खैर, तो अपन आ जाते हैं आयुर्वेदा पे। अब देखो जो गिवन है सिलेबस में अपन को वही पढ़ना है, उसके अलावा अपन को झांकना भी नहीं कहीं और, समझ गए ना। सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस के बाहर क्वेश्चंस नहीं आते, चू चू मत करना आप। ठीक है, सिलेबस के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, तो इसमें जो चीजें हमको पढ़नी है उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है त्रिदोष। ठीक है, त्रिदोष बताऊंगा मैं क्या होता है ये। फिर पंच महाभूत पढ़ना है, दिनचर्या क्या होती है, ऋतुचर्या क्या होती है, पंचकर्म क्या है, और बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। ठीक है, ये चीजों को हमको पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही सिलेबस में दिया हुआ है आपके। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिदोष। अब देखो त्रिदोष क्या होता है, त्रिदोष सिद्धांत, डेफिनेशन, परिभाषा सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द ह्यूमन बॉडी इज गवर्न्ड बाय 3 फंडामेंटल फंक्शन प्रिंसिपल कॉल्ड दोषास। हमारी जो बॉडी है वो 3 दोषास से चलती है, 3 दोषों से वो गवर्न होती है, वात पित्त और कफ। ये तो आपको बचपन से आप सुनते आ रहे होगे, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बोला जाता है कि फलाने को वात की समस्या हो गई है, पित्त की समस्या हो गई है, वात पित्त और कफ, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, वात पित्त और कफ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यार, दे रेगुलेट फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस एंड मेंटेन हेल्थ व्हेन प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, इनके बीच में बैलेंस बना हुआ होता है, तो ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, उनको मेंटेन करके रखते हैं, और अगर इनका बैलेंस बिगड़ा तुम पगला जाओगे, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद के अनुसार शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले 3 प्रमुख कार्यात्मक सिद्धांत वात पित्त और कफ कहलाते हैं। इनका संतुलन स्वास्थ्य तथा असंतुलन रोग की स्थिति उत्पन्न करता है। अब जैसे मान लो तुम्हें वात पित्त और कफ के बारे में अगर तुम्हें कुछ डायग्राम या कुछ ऐसा बनाना हो, तो ऐसा एक गोला बनाना है ये इस तरीके का। ठीक है, और ऐसे उसमें 3 जगहें बना देना, उसमें लिखना वात पित्त और कफ। ठीक है, छोटा बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, अपन को तो तीनों का इंपॉर्टेंस बराबर है ना, इसीलिए हमको बराबर भाग करके तीनों को बताना है इसमें कि वात पित्त और कफ जो होता है ये त्रिदोष होते हैं, और यहां पर नीचे लिख दो त्रिदोष। ये हो गया तुम्हारा त्रिदोष सिद्धांत। समझ में आई बात। तो इस तरीके से तुम मेंस के आंसर में क्रिएटिविटी कर सकते हो तुम। तो वही चीज जो मैंने तुमको यहां लाइन में लिख करके बताई है, वही चीज को तुम डायग्रामेटिकल फॉर्म में बता सकते हो, आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, समझ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर त्रिदोष के बाद वात। त्रिदोष मतलब सबसे पहला जो त्रिदोष है वो वात है। वात इज द प्रिंसिपल प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ मूवमेंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट विद इन द बॉडी। तो ये शरीर के अंदर जो मूवमेंट होता है, हेलीकॉप्टर है वो जो मूवमेंट होता है, कम्युनिकेशन होता है और जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, ये उसको गवर्न करता है। ठीक है, उसको ये मेंटेन करता है। वात मुख्य रूप से शरीर में गति, संचार और परिवहन से संबंधित सिद्धांत है। समझ गए। तो गति, संचार और परिवहन मतलब मूवमेंट हो रहा है इसमें, ध्यान रखना, ये मूवमेंट से रिलेटेड चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वात इज द प्रिंसिपल प्राइमरी एसोसिएट, ये तो हो गया ना। इसको क्या हो गया, फिर मेजर फंक्शंस, प्रमुख कार्य, अब इसके देख लो क्या है। वात के कार्य हैं, है ना, याद रखना ये किससे एसोसिएटेड है, गति से, मूवमेंट से एसोसिएटेड है। देखो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर की गति सबसे पहला, रेस्पिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन, परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, फिर नर्व एक्टिविटी, तंत्रिका क्रियाएं, नर्व इंपल्सेस एक जगह से दूसरी जगह, एलिमिनेशन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, गति, मूवमेंट, एंड स्पीच या वाणी, गति या मूवमेंट। ये वो सारी चीजें हैं जिससे जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के थ्रू होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वात से गवर्न हो रही हैं, वात इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट
इसके कैरेक्टर्स क्या है मेजर, इसकी क्वालिटीज क्या है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात के प्रमुख कार्य क्या है हमारे शरीर में। आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी कि वात की परिभाषा बताइए और उसके मुख्य कार्य बताइए, तो आपको ये वात की परिभाषा बतानी है और आपको उसके मुख्य कार्य बताने हैं। समझ गए बात को। और आपसे बोला जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन वात, वात पर एक लेख लिखें, लघु लेख लिखें, तो आपको उसमें 7 मार्कर में आ सकता है वो। तो उसमें वात की परिभाषा देंगे, मुख्य कार्य देंगे, उसकी क्वालिटीज बताएंगे आपकी वो क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्वालिटीज क्या है इसकी। मेजर क्वालिटीज रूक्ष, लघु, शीत, चल और सूक्ष्म। इसका मतलब क्या होता है? रूक्ष का मतलब होता है ड्राई, ठीक है, सूखापन, इसको बोलते हैं रूक्ष। रूखा बोलते हो ना तुम, रूखा, तो वो रूक्ष से ही रूखा आया है। रूक्ष जो है वो तत्सम शब्द है, रूखा जो है वो तद्भव शब्द है, समझ गए। फिर लघु, लघु मतलब लाइट, हल्का। फिर शीत कोल्ड, चल मोबाइल, और सूक्ष्म का सटल। ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके? हमारे वात के। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर एलिमेंटल कॉम्पोजिशन। अब ये देखो, इसको हम आगे चल के पंच महाभूत भी पढ़ेंगे। पंच महाभूत जो होती है वो 5 चीजें होती हैं, जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी। ये 5 चीजें होती हैं। तो ये 5 चीजों में से 2 चीजों से मिल करके एक त्रिदोष बनता है। 5 चीजों में से किन्हीं 2 चीजों से मिलकर के एक त्रिदोष बनता है। पंच महाभूत हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यह पता चल जाए कि किससे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, आकाश धन वायु बराबर वात। ठीक है, इसका मतलब देखो, वात जो होता है वायु से रिलेटेड है, वायु गति से रिलेटेड है। तो गति कोई भी चीज वहीं कर पाएगी जब उसको स्पेस मिलेगा। तो आकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेस। तो आकाश और गति क्या है? वायु, इससे मिलके बनता है वात। हमेशा ध्यान रखना, याद करने की ट्रिक है ये, समझ गए। तो वात जो होता है इसमें कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक है वायु और दूसरा है आकाश। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, 2 मार्कर में हो सकता है पूछ ले, कि कौन से पंच महाभूत हैं जिनसे मिलकर के वात बनता है, तो आप बोलेंगे आकाश और वायु। ठीक है, याद रखो, तुम अगर इंग्लिश में भी आकाश लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। इंग्लिश में लिख दो आकाश, इंग्लिश में लिख दो वायु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम चाहो तो इंग्लिश में स्पेस लिख दो और इसको लिख दो एयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है। हिंदी मीडियम वाले ये नहीं लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले सिर्फ आकाश और वायु लिखेंगे, वो भी देवनागरी में, आकाश और वायु। ठीक है ना, गलती से भी अंग्रेजी घुसेड़ने की कोशिश मत करना उसमें। क्लियर है बात, समझ गए ना? इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आता है पित्त, दूसरा है ये, वात के बाद पित्त। पित्त रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन। पित्त जो है वो डाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी आंतों में जो पाचन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। हम बोलते हैं ना पित्त रस, जो बाइल हमारा होता है, बाइल जूस, उसको हम बेसिकली पित्त रस बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा ब्रॉडर है, पित्त और ज्यादा ब्रॉड है ना। पित्त रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हीट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या क्या कर रहा है? पाचन, चयापचय, ऊष्मा और परिवर्तन से संबंधित है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड, है ना। जैसे हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना लेते हैं इंसुलिन की प्रेजेंस में, और ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन से वापस हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन प्लस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बोथ आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। कोई भी चीज ऐड ऑन हो रही है हमारे शरीर में, जुड़ रही है, मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो हो गया एनाबॉलिज्म। और कोई भी चीज जो टूट रही है उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों मिलकर के मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, है ना। उपचय और अपचय मिलके बनते हैं उपापचय। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली चयापचय इज उपापचय। तो ये सारी चीजों को गवर्न कौन कर रहा है? पित्त गवर्न कर रहा है, पित्त से चल रही है सारी चीजें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मेजर फंक्शंस देख लीजिए, इसके मुख्य कार्य क्या है पित्त के। पित्त के मुख्य कार्य में सबसे पहला आता है डाइजेशन, वही जो अभी हमने पढ़ा, चयापचय, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी हीट, शरीर की ऊष्मा का नियमन। ये कैसे करता है भाई शरीर की ऊष्मा का नियमन? चलो बताओ जरा, बॉडी हीट को कैसे ये रेगुलेट करेगा? बॉडी हीट को कैसे रेगुलेट करेगा? हाँ, क्या क्या फिर से बताओ।
फूड से जो एनर्जी बनती है, हाँ बिल्कुल सही। फूड से जो एनर्जी, भाई हम मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म करने से क्या होगा, फूड से एनर्जी निकलेगी, और फूड से जो एनर्जी निकलेगी वो हीट के फॉर्म में निकलेगी। भाई तुम लोगों को तो पता है ना यार, इतने तो तुम लोग बहुत समझदार हो। हीट ये एक फॉर्म है किसका, एनर्जी का। तो जब आपकी बॉडी में एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, तो ऊर्जा हमारे शरीर में किस फॉर्म में निकलती है, ऊष्मा के फॉर्म में निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है, ऊष्मा, गर्मी, हीट के फॉर्म में निकलती है। मेटाबॉलिज्म कहां होता है हमारे शरीर में, लिवर में होता है। तो लिवर में जब मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, तो लिवर हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करता है तो हमारा शरीर गर्म रहता है। समझ गए। इसीलिए ठंड के समय में भूख ज्यादा लगती है, बताया था मैंने आप लोगों को। क्योंकि जब हमें ठंड के समय में शरीर का टेम्परेचर जो है वो 37 पे मेंटेन रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस। और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री। तो बाहर का एटमॉस्फेयर 5 डिग्री, आपका शरीर 37 डिग्री। तो हमें 5 डिग्री से 37 डिग्री पे मेंटेन रखना है। वो मेंटेन रखने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। और जब हम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा लिवर काम करता है। लिवर काम करता है क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इसीलिए हमको ज्यादा खाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और गर्मी में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गर्मी में बाहर का टेम्परेचर भी 37, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37। तो हमें भूख नहीं लगती ज्यादा गर्मी में, हमें खाने की इच्छा नहीं होती, हमें लगता नहीं यार खाना नहीं खाना ज्यादा हमको। क्यों, क्योंकि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है गर्मियों के मौसम में। क्लियर है। इसीलिए जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है वो लोग दुबले होते हैं, और जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वो लोग मोटे होने लग जाते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आप खाने को फैट या ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हो। वो खाना जो है वो टूटता नहीं है। अगर वो बार बार टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन खाना टूट नहीं रहा तो वो स्टोर हो जा रहा है जाके बॉडी में, तो आप मोटे होते जा रहे हो। बात समझे, ऐसा होता है। तो ये क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी हीट, शरीर की ऊष्मा का नियमन। फिर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थों का परिवर्तन। वही है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाना, या विटामिन ए, डी, ई और के को स्टोर कर लेना लिवर के अंदर फैट में। ए, डी, ई और के क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना। आपने सुना होगा ये कि नहीं सुना, कौन कौन से होते हैं। बैलेंस्ड होना अच्छा है। बैलेंस्ड होना अच्छा है ना बॉडी के लिए ही। ज्यादा होना अच्छा भी नहीं है, कम होना भी अच्छा नहीं है। डिपेंड करता है आप कौन से समय की बात कर रहे हो। ठंड में अपने आप बढ़ जाता है, गर्मी में अपने आप कम हो जाता है, जिनका बैलेंस्ड होता है वो। और जिनका बैलेंस नहीं होता वो लोग थायराइडिज्म उनसे प्रभावित होते हैं। अगर जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है उसको हाइपर थायराइडिज्म है, जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। समझ गए। हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होता है, महिलाओं को अधिकतर आप देखिए महिलाएं मोटी हो जाती हैं, है ना। तो वो हाइपो होता है क्योंकि उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, वो लड़कियां मोटी हो गई हैं। और जिनको हाइपर थायराइडिज्म होता है वो बहुत ज्यादा दुबले हो जाते हैं वो लोग, उनकी आंखें ऐसी बाहर आने लग जाती हैं, चेहरा एकदम सूखा सूखा ड्राई ड्राई सा फेस लगने लग जाता है। ये सब चीजें होती हैं। तो ना ज्यादा होना अच्छा है ना कम होना अच्छा है, बैलेंस होना अच्छा है। ठीक है। तो ये जो 4 विटामिन हैं, इन 4 विटामिन को हमारा लिवर जो है वो स्टोर करके रखता है। ये चारों के चारों कौन से विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसके अलावा जो बचता है सी और बी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। समझ गए ना, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसकी क्वालिटीज कौन सी हैं, क्वालिटीज देख लो। उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, द्रव और सर। उष्ण मतलब होता है हॉट, तीक्ष्ण मतलब होता है शार्प, लघु मतलब होता है लाइट, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, और सर का मतलब होता है फ्लोइंग या स्प्रेडिंग, फैलने वाला। ठीक है। तो इस तरीके की इसकी क्वालिटीज होती है सारी की सारी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन या महाभूत संरचना इसकी क्या है। ये दो चीजों से मिलकर के बनता है। कौन कौन सी चीजें हैं, एक है अग्नि और एक है जल। समझ गए बात को। हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में अपन बोलते हैं ना जठर अग्नि, जठर अग्नि। जठर अग्नि को जब हम संधि कर देते हैं तो जठराग्नि हो जाता है। तो जठराग्नि मतलब हमारा क्या हो गया, हमारे इंटेस्टाइन का जो एसिड है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, एसिड होता है। हमारे इंटेस्टाइन में मतलब हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में तो बाइल चला जाता है तो अल्कलाइन हो जाता है, बाकी हमारे स्टमक में एसिड होता है। स्टमक में एसिड है तो एसिड को आप अग्नि से रिलेट कर सकते हो।
स्टमक में अग्नि से आप उसको रिलेट कर सकते हो, और उसमें होता है जल। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? आयुर्वेद का पित्त। ध्यान रखना, आयुर्वेद का पित्त इज डिफरेंट और साइंस का पित्त इज डिफरेंट, है ना। साइंस में जो पित्त होता है वो पित्ताशय से आता है, गॉल ब्लैडर से। और गॉल ब्लैडर में जो पित्त होता है वो क्षार होता है। क्षार क्या होता है? क्षार होता है। लेकिन जो आयुर्वेद का जो पित्त है, ये पित्त अग्नि से रिलेटेड है, एसिड से रिलेटेड है। बात समझ में आया? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि क्षार जला नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि क्षार जला नहीं सकता, लेकिन क्षार जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्षार से भी जलते हैं लोग। अगर आप प्योर फॉर्म ऑफ NaOH को अपने हाथ पे डाल लो तो आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी। समझ गए? तो क्षार भी जलाता है, अग्नि भी, एसिड भी जलाता है। तो दोनों का रिलेशन अग्नि से है, दोनों का रिलेशन अग्नि से है। तो स्टमक में जो एसिड है उसका रिलेशन भी अग्नि से है, और स्टमक में जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है उसका रिलेशन भी अग्नि से है। दोनों का रिलेशन अग्नि से है। तो हमारे इंटेस्टाइन में जो एसिड और बेस है, उसको बेसिकली हम दोनों को मिलाकर के क्या बोल देते हैं आयुर्वेद में? पित्त बोल देते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कफ। ठीक है। कफ रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, ल्यूब्रिकेशन, नरिशमेंट एंड कोहेशन। कफ जो होता है बेसिकली, आप सर्दी खांसी में आपको कफ होता है ना, है ना, वो वैसा ही कफ है ये। अब ये क्या कर रहा है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्थिरता। दूसरा, स्ट्रक्चर, संरचना। फिर ल्यूब्रिकेशन मतलब चिकनाई। इसके अलावा नरिशमेंट मतलब पोषण, और कोहेशन मतलब आपको जोड़ के रखा है उसने, एकता लिखा है यहां पे। कोहेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है। लिक्विड में होता है ना, कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस होते हैं, होते कि नहीं? क्या करते हैं कोहेसिव और अधेसिव फोर्स? क्या करते हैं? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा एक बच्चे से, क्वेश्चन पूछा कि बताओ पानी गीला क्यों करता है? हाँ, पानी गीला इसलिए करता है क्योंकि पानी में अधेसिव फोर्स होता है। ठीक है। हाँ, पानी जो है वो दूसरी चीजों से जुड़ने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, अधेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स का मतलब अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ने की प्रवृत्ति। तो कोहेसिव और अधेसिव फोर्स जो होते हैं उनका बैलेंस होता है अलग अलग लिक्विड्स में। पानी में अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए वो दूसरी चीजों से चिपक जाता है, दूसरी चीजों से जुड़ जाता है। आपने दीवार पे पानी फेंका, दीवार गीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी में अधेसिव फोर्स है। लेकिन अगर आपने मरकरी, पारे को अगर आपने दीवार पे फेंका तो मरकरी दीवार से नहीं, दीवार को गीला नहीं करेगा, वो चिपकेगा नहीं दीवार से, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, वो आपस में ही जुड़ा हुआ रहता है। बात समझ में आई आपको? तो कोहेसिव और अधेसिव ये दो, और अधेसिव फोर्स बहुत बड़ा रीजन है कैपिलरी एक्शन के लिए। जो कैपिलरी एक्शन होता है उसमें अधेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली कैपिलरी एक्शन के लिए। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तुम लोग लॉकडाउन के बच्चे, कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को। मैं तो सोच रहा हूँ भविष्य के अधिकारी बनेंगे, कितने लल्लू रहेंगे यार भविष्य के अधिकारी। क्यों अशोक, क्या होता है बेटा कैपिलरी एक्शन? केशिकत्व क्या होता है? केशिकत्व, केशिकीय बल, केशिकीय बल। नहीं पता? पेड़ों में पानी चढ़ता है जो ऊपर तक, वो कैसे चढ़ता है? जाइलम फ्लोएम तो होता है, तो जाइलम फ्लोएम का खींचता है पानी को, सक करता है। हाँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी जा रहा है ना, कैसे जा रहा है यही तो पूछ रहा हूं मैं। केशिकत्व से जा रहा है, कैपिलरी एक्शन से जा रहा है। समझ गए? तो कैपिलरी एक्शन में ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी ऊपर तक चढ़ रहा है। कैसे चढ़ रहा है? कोई तो फोर्स होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करके ऊपर तक जा रहा है। कौन सा फोर्स है वो? भाई, ये कैपिलरी है देखो, ये एक पतली सी कैपिलरी है ये। इस कैपिलरी में पानी ऊपर चढ़ के जा रहा है, बावजूद इसके कि पानी को नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है।
ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, इसके बावजूद पानी ऊपर तक जा रहा है। कैसे जा रहा है? कौन सा ऐसा फोर्स है, कौन सा फोर्स है, हाँ, जो कि ग्रेटर देन है ग्रेविटेशनल फोर्स से? अधेसिव फोर्स है, यही वो फोर्स है, अधेसिव फोर्स, जिसके कारण अधेसिव फोर्स, ये अधेसिव फोर्स के कारण ही पानी ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद ऊपर तक चढ़ता जाता है, क्योंकि पानी की टेंडेंसी होती है जिस जिस चीज पे वो रखा है उस चीज की दीवारों से चिपकने की। समझ में आई बात आपको? अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया, तो फिर नॉर्मल चीजों में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा आ रहा होगा ना कि भाई नॉर्मल पाइप लगा है घर के बाहर, उस पाइप में भी तो ग्रेविटेशनल और अधेसिव फोर्स दोनों होता है, तो उसमें पानी ऊपर क्यों नहीं चढ़ के जाता, कैपिलरी में ही क्यों जाता है? जब तुम कैपिलरी को समझोगे ठीक से तो तुम्हें पता चलेगा कि जैसे ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, इतना चौड़ा पाइप है लगभग, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है चारों तरफ। अब अगर तुम इसके अधेसिव फोर्स को कंपेयर करो ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो यहां पर क्या ज्यादा दिख रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा दिख रहा है। यहां पर ज्यादा एरिया ग्रेविटेशनल फोर्स का है, अधेसिव फोर्स का एरिया कम है, इसीलिए पानी कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है कि पाइप गीला नहीं होगा, क्योंकि अधेसिव फोर्स है, इसीलिए पाइप गीला भी होगा, लेकिन अधिकतर पानी कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और जब तुम इस पाइप का डायमीटर कम करते जाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जा रहा है ना, एरिया ग्रेविटेशनल फोर्स का कम होता जा रहा है। और जब बहुत कम कर दोगे तो एक समय पे वो इतना कम हो जाएगा कि सिर्फ अधेसिव फोर्स बचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेजिबल होता है, अधेसिव फोर्स के कारण पानी ऊपर चढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। समझ में आई बात? ऐसा होता है। आप सड़कों पे जा रहे हैं बरसात के मौसम में, अभी मॉनसून चल रहा है, आपकी पैंट जो होती है वो नीचे से गीली हो जाती है, तो पैंट आपकी भले ही नीचे से गीली हुई हो, पर थोड़ी देर बाद पानी जो है वो घुटने तक आपकी पैंट को गीला कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी पैंट में जो पतले पतले धागे हैं, कैपिलरी एक्शन होता है उसमें, कैपिलरी एक्शन के कारण पानी ऊपर तक चढ़ जाता है पैंट पे, तो पैंट का कपड़ा ऊपर तक गीला हो जाता है। बात समझ गए ना? रुई गीली होती है, आप थोड़ी सी रुई गीली करो, पूरी रुई गीली हो जाती है। दिया जलाते हैं आप, तो उसमें रुई की बत्ती लगाते हैं आप, उसमें तेल कैसे चढ़ता है? कैपिलरी एक्शन से तेल चढ़ता है। समझ गए? ये है। जब हम लोग खेती करते हैं तो खेती करते समय हम लोग खेतों को जोतते हैं। क्यों जोतते हैं खेतों को? ताकि जो खेतों में जो कैपिलरीज बनी है वो कैपिलरीज टूट जाए, वरना हम खेतों में पानी डालेंगे और पानी जो है वो कैपिलरीज के कारण ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आके वो वाष्पित हो जाएगा, मतलब वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए खेतों को जोत लिया जाता है ताकि अंदर की कैपिलरीज टूट जाए और पानी अंदर ही रहे, बाहर ना आ जाए। समझ गए? ऐसा होता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये कफ है, इसके बाद नेक्स्ट, कफ के बाद अगला, मेजर फंक्शंस, कफ के प्रमुख कार्य क्या है वो देख लो। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, संरचनात्मक स्थिरता, इसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है, संरचनात्मक स्थिरता होती है इसके अंदर। ल्यूब्रिकेशन, चिकनाई होती है। स्ट्रेंथ होती है, इसके अंदर शक्ति होती है, पावर होती है, ठीक है। फिर क्या होता है? नरिशमेंट, ये आपको पोषण देता है, आपको नरिश करता है, ठीक है। फिर क्या करता है? ये कोहेशन, विभिन्न घटकों को जोड़े रखता है, वही कोहेशन जो अभी मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था। समझ में आ गई बात? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसकी मेजर क्वालिटीज क्या है, इसके प्रमुख गुण क्या है। गुरु, शीत, मंद, स्थिर, स्निग्ध और मृदु, ठीक है। गुरु का मतलब होता है हैवी, हैवी। गुरु जो है वो आपके बृहस्पति से रिलेटेड है, बृहस्पति ग्रह है ना, जुपिटर, तो जुपिटर से रिलेटेड है ये, है ना। तो ये क्वालिटी होती है कि ये बहुत हैवी होता है। एंशिएंट रोम में तो लोग जुपिटर की पूजा करते थे, है कि नहीं? अब आप लोग नहीं करते हो, कोई अलग बात है उसकी। खैर, शीत, शीत मतलब कोल्ड, जब आपको ठंड लगती है तो कफ आने लग जाता है, आपको सर्दी लग जाती है जब। मंद मतलब ये स्लो होता है, ठीक है, इसकी जो टेंडेंसी होती है वो स्लो होती है। स्थिर, ये स्टेबल होता है, कफ जल्दी निकलता नहीं है, सीने में जम जाता है, ठीक है। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है अंक्चुअस, अंक्चुअस का मतलब होता है चिकनाई वाला, ठीक है, लुब्रिकेशन वाला। और मृदु मतलब सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है। ये सारी क्वालिटीज हैं आपके कफ की, जिसे आप बलगम भी बोलते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये तीनों आपको बना लेने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। चाहो तो फोटो ले लेना इसकी। वात जो होता है वो वायु और आकाश से मिलकर के बनता है। पित्त जो होता है वो अग्नि और जल से मिलकर के बनता है। और जो कफ होता है वो जल और पृथ्वी से मिलकर के बनता है।
इन चीजों से चीजें मिलकर के बनती है ना। तो आपको याद रखना है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, इसमें बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका वात। तो वात किससे किससे मिलकर के बना है, वायु और आकाश। फिर है पित्त। पित्त किससे किससे मिलकर बना है, अग्नि और जल। पेट में अग्नि और जल दो चीजें हैं, है ना। और बचा कफ। कफ दो चीजों से मिलकर के बनता है। देखो, एक तो ये लिक्विड होता है कफ, तो जल, जल तो यहां रहेगा ही। और दूसरा ये बहुत स्थिर होता है, स्लो होता है, इसलिए पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। बात समझ में आ गया ना। तो ये हम लोगों को याद रखना है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये आपको लिख करके ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसको क्योंकि बाकी बच्चे लिखेंगे, आपको भी लिखना है। अगर आपने मिस कर दिया तो समझ जाओ फिर खत्म है तुम्हारा काम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो, ये वही चीज लिखी है, तुम चाहो तो उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लो, चाहो तो उसको तुम पाई चार्ट फॉर्म में लिख लो, चाहो तो उसको जिस डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिखना है उस डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिख लो, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको ये तीनों चीजें लिख करके आनी है। अब जो तुमने पहले, इसके पहले जो डायग्रामेटिकल फॉर्म में बनाया था उसमें तुम इन चीजों को और ऐड कर देना अगर लगे तो। वात के बाद मूवमेंट या गति लिख देना, पित्त के बाद ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन लिख देना, और कफ के बाद जल पृथ्वी या स्टेबिलिटी लिख देना, स्थिरता लिख देना, हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो 2 मार्क के क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, वो देख लो। सबसे पहले त्रिदोष से क्या तात्पर्य है, इसके 3 घटकों के नाम लिखिए, ठीक है। त्रिदोष से क्या तात्पर्य है, इसके 3 घटकों के नाम। तो त्रिदोष आपको बताना है, डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो आप लिखेंगे यहाँ पे, और 3 घटकों के नाम वात पित्त और कफ, काम खत्म हो गया बस। फिर है वात दोष, दो पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। वात किससे किससे बना है, अभी बताया था मैंने आपको। हाँ ये देखो, वायु और आकाश से मिलकर के बना हुआ है वात हमारा। कितना सिंपल है, 2 मार्कर चित्त, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पित्त दोष की संरचना और एक प्रमुख कार्य लिखिए। पित्त दोष किन किन चीजों से मिलकर बना है, अग्नि और जल, वेरी गुड। पित्त अग्नि और जल से मिलकर के बना है, और उसके 2 कार्य लिखने, प्रमुख कार्य, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा, है ना, हीट प्रोडक्शन, ऊर्जा निकाल रहा था वो, है ना। ये सारे काम जो है पित्त के हैं। कफ दोष किन पंचमहाभूतों का संयोजन है, पृथ्वी और जल, है ना। और फिर क्या है, त्रिदोष में वात का प्रमुख कार्य क्या है, वात का काम, ये मूवमेंट से रिलेटेड है। हाँ वेरी गुड, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, सर्कुलेशन, वाणी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजों से रिलेटेड है वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला देखिए, अगला है पित्त दोष को परिवर्तन से क्यों जोड़ा गया है। यह आपको बताना है कि पित्त दोष को परिवर्तन से क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि ये मूवमेंट को गवर्न करता है, और मूवमेंट होगा तो परिवर्तन होगा। समझ में आ गई बात। तो जो पित्त दोष है आपके, जो पेट में जो पित्त है, ये पित्त क्या कर रहा है, ये सॉरी सॉरी मूवमेंट को नहीं करता, ये मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म होगा तो परिवर्तन होगा, या तो चीजें ऐड ऑन होंगी या चीजें टूटेंगी। तो ऐड ऑन होंगी तो उपचय, मेटा सॉरी एनाबॉलिज्म, और टूटेंगी तो कैटाबॉलिज्म, मतलब अपचय, समझ गए। तो इसलिए ये परिवर्तन से इसको जोड़ा गया है। तो ये क्या करता है, देखो, खाने का ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा, सिंपल सा काम है इसका। और या फिर खाने को, छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल्स में, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जोड़ करके रख लेगा, सूक्ष्म अणुओं को वृहद अणुओं में जोड़ के रख लेगा, इस तरीके से काम कर लेगा, ठीक है। तो ये करता है। कफ दोष के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए, मतलब मेंशन एनी 2 मेजर क्वालिटीज ऑफ कफ। बिल्कुल सही, ल्यूब्रिकेशन एक इसका कैरेक्टर होता है, इसके अलावा कोहेशन, बिल्कुल सही, कोहेशन, ल्यूब्रिकेशन, कोहेशन, ये 2 कैरेक्टर जो है, कफ स्टेबल होता है, बिल्कुल, है ना, स्टेबल होता है ये, ठीक है, स्लो होता है, ये क्वालिटीज है उसकी। फिर त्रिदोष और पंचमहाभूत के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। अब जब त्रिदोष और पंचमहाभूत के बीच में संबंध बनाने की बात आएगी, तब आपको क्या करना, देखो, देखो क्या क्या है, आकाश,
जल, अग्नि और क्या है, वायु, पृथ्वी। ठीक है, ये है। अब अपन बीच में घुसेड़ सकते हैं इसको और उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज भी कर सकते हैं ना। देखो जैसे जल और अग्नि का क्या है, पित्त है ना, और जल और पृथ्वी का है ना, जल और पृथ्वी का, तो आकाश और जल को हम नहीं, आकाश और, हाँ आकाश और पृथ्वी को करना पड़ेगा, जल को नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जल, यहां हो गया तुम्हारा पृथ्वी, और यहां हो गया आकाश। ठीक है, तो जल और पृथ्वी का क्या है, कफ है ना, और एक और क्या बचा अपना, आकाश और वायु, इसका क्या है, वात। वायु और आकाश का हो गया वात। तो तुम्हें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझा सकते हो उस चीज को। ठीक है, तुमने डायग्राम बना दिया, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो जल और अग्नि से बनता है पित्त, जल और पृथ्वी से बनेगा कफ, और आकाश और वायु से बनेगा वात। क्लियर हो गई चीज। ठीक है, इस तरीके से भी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, फिर और क्वेश्चन देख लेना तुम लोग, अपन आगे चलते हैं। ये 7 मार्क के क्वेश्चन है। आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, वात पित्त और कफ की संरचना और प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। मतलब एक्सप्लेन द त्रिदोष थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड मेजर फंक्शंस ऑफ वात पित्त एंड कफ। तो मेजर कंपोजिशन और फंक्शन वात पित्त और कफ का आपको बताना है। ये 10 मार्क का क्वेश्चन, 7 मार्क का क्वेश्चन आया है। 7 मार्क के क्वेश्चन में आपको चाहो तो वो टेबुलर फॉर्म में बना दो, 3 लाइन लगेंगी आपको, है ना, और बाकी की चीजों में आप इनको एक्सप्लेन कर दो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉपी है, तो आपकी कॉपी का पेज इस तरीके का है, इसमें आधा आपको 7 मार्क के लिए लिखने के लिए दिया है, तो यहां पर आपने जो है टेबुलर फॉर्म में समझा दिया 3 लाइनों में, ये इस तरीके से। ठीक है, और उसके नीचे आपने यहां पर लिखा वात, यहां लिखा पित्त, और यहां लिखा कफ। इसके फंक्शन समझा दिए, 1 2 3 4 फंक्शन, इसके फंक्शन समझा दिए, और इसके फंक्शन समझा दिए, खत्म काम। आधे पेज में ही आपने उसकी डेफिनेशंस भी लिख दी, और मतलब उसके आपने जो कंपोजिशन है वो भी आपने समझा दिया, और आपने उसके फंक्शंस भी समझा दिया। यही पूछा है ना, संरचना और प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। संरचना मतलब कंपोजिशन, वही जल अग्नि वायु आकाश, ये, और कार्य। तो डेफिनेशन ऊपर लिखो ना, या इंट्रोडक्शन में यहां पे डेफिनेशन लिख दो कि वात पित्त और कफ, त्रिदोष की डेफिनेशन लिख दो सबसे पहले कि त्रिदोष क्या होते हैं। उसके बाद तीनों दोषों का कंपोजिशन लिख दो टेबुलर फॉर्म में, और फिर इस तरह से लाइन खींच करके तीनों के कार्य लिख दो। तीनों चीजें आपने 7 नंबर में डाल दी, है ना। जरूरी नहीं है कि तुम कार्य 7 है तो तुम 7 के 7 लिखो, तुम 5 लिख के आ जाओ, लेकिन तुम्हें इंपॉर्टेंट है कि जो जो चीजें पूछी हैं वो तीनों चीजें तुमको वहां लिखनी है, तीनों चीजें अटेम्प्ट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद की शरीर विज्ञान संबंधी अवधारणा का आधार है, स्पष्ट कीजिए। मतलब त्रिदोष थ्योरी फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, एक्सप्लेन। वात पित्त और कफ के प्रमुख गुणों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ये कंपैरिजन क्वेश्चन हो गया, है ना। कंपेयर एंड डिस्कस द मेजर क्वालिटीज ऑफ वात पित्त एंड कफ। पंचमहाभूत और त्रिदोष के पारस्परिक संबंध को उदाहरण सहित समझाइए, वही जो अभी अपन पढ़ रहे थे। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पंचमहाभूतास एंड त्रिदोषास विद एग्जांपल। फिर बोला है वात दोष को शरीर की गति, पित्त को परिवर्तन तथा कफ को स्थिरता का आधार माना जाता है, व्याख्या कीजिए। क्यों माना जाता है, इसकी व्याख्या करनी है आपको, समझ गए बात को। तो शरीर की गति वात दोष को, तो हम वात को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं सर्कुलेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, वाणी के लिए, इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं क्योंकि वो इन चीजों में पार्टिसिपेट करता है। पित्त को परिवर्तन, मेटाबॉलिज्म करता है, तो परिवर्तन करता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मैक्रो में, मैक्रो को माइक्रो में, और इसके अलावा इन मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन करता है इनटू एनर्जी, ऊर्जा में तोड़ता है, इनका रूपांतरण करता है। और कफ को स्थिरता का आधार माना जाता है। कफ जो होता है वो हमें, वो किस चीज का घोतक होता है, वो स्लोनेस का, सटल होता है, वो जो होता है वो बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म, हाँ ल्यूब्रिकेंट होता है ना, इस तरीके से वो काम करता है। तो वो क्या करता है, वो हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, पोषण न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें उसको, कफ को बेसिकली स्थिरता का आधार बनाती हैं। क्लियर हो गई बात। फिर आगे बढ़ते हैं, त्रिदोषों के असंतुलन की आयुर्वेदिक अवधारणा को समझाइए। अब त्रिदोषों में अगर गड़बड़ हो जाएगी तो आपको बीमारियां होने लग जाएंगी। अगर आपको वात की परेशानी हो जाएगी तो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, एलिमिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ये सारी प्रॉब्लम आपको होंगी जहां पे गति हो रही है।
अगर पित्त की प्रॉब्लम अगर आपको हो जाएगी तो पित्त की प्रॉब्लम में आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने लग गया है, या आपको क्या बोलते हैं लूज मोशन ज्यादा होने लग गए हैं, या आपके पेट में कुछ दूसरी तकलीफें ज्यादा हैं, कुछ ज्यादा ही मैदा खा रहे हो आप, है ना। इसके अलावा कफ की अगर प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद पता लगा लेता है कि भैया तुम्हें सर्दी की समस्या है, तुम्हें कफ की प्रॉब्लम है, तो कफ जो है वो बढ़ गया है। कफ का एक लिमिटेड अमाउंट में शरीर में होना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। जैसे ही उसकी मात्रा बढ़ेगी अब आप बीमार हो जाओगे। कफ हो गया, सर्दी जुकाम हो गया तुमको, तो फिर कफ का इलाज उस तरीके से किया जाता है, समझ गए। तो कफ में बेसिकली क्या किया जाता है, कफ में गर्म चीजें दी जाती हैं। आप लोगों ने कोरोना में बहुत सारा काढ़ा पिया होगा, है ना। काढ़ा घर में, अरे वॉटेवर जो भी हो, वो घर में बना बना के लोगों ने काढ़ा बहुत पिया है ना, दूध में वो काली मिर्च मिला के हल्दी मिला के और ये वो फिर पिया है लोगों ने। तो ये जो हल्दी है, हल्दी जो होता है ये बेसिकली गर्म होती है ना। उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी गर्म है। तो हल्दी जो होती है, जब आप हल्दी पीते हैं तो आपके शरीर में गर्मी पैदा होती है। गर्मी पैदा होने से क्या होता है, कफ जो होता है वो कम होता है आपके शरीर में, तो आपको राहत मिलती है। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हम आपको इस तरीके की दवाएं दे रहे हैं जो दवाएं आपके कफ को कम करती हैं। बेसिकली बैलेंस बनाना है ना। आयुर्वेद के हिसाब से कफ अगर ज्यादा हो गया है तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो कफ अगर ज्यादा हुआ है तो कफ को कम करने के लिए क्या करेंगे, हल्दी का दूध दे दो भाई, या गरम गरम सूप पिला दो इसको। अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहां पे पाए का सूप दिया जाता है, जो भेड़ वगैरह होती है उसका जो पाए का सूप होता है वो पिलाया जाता है वहां पे, समझ गए। अब वहां पर क्या, अब आप हिमाचल में गाय कहां से लाओगे, सिक्किम में गाय कहां से लाओगे, ठीक है। वहां पे इतनी ऊंचाई पे 12,000 फीट की ऊंचाई पे वहां पर मिलते हैं याक। क्या मिलते हैं, याक। तो याक का दूध पिया जाता है वहां पे याक के दूध की चाय मिलती है। कभी अगर आप लोग गए हो तो आप लोगों को पता होगा, मैं तो गया हूं तो मुझे पता है, ठीक है। तो याक के दूध की चाय, बड़ी याक चाय होती है वो। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं अब, है ना। क्लियर है बात, समझ गए ना, हाँ। अब भैया बहुत अच्छा एनाल्जेसिक होता है हल्दी, दर्द निवारक। अगर आपको दर्द हो रहा है, बहुत ही हल्दी जो होती है एक बहुत ही अच्छी एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी होता है। एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी, एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक, एंटी इंफ्लामेटरी मतलब सूजन को कम करने वाला। भाई आपको कहीं अगर जोड़ों में चोट लग जाती है और सूजन हो जाती है तो वहां हल्दी का लेप लगाया जाता है ना। तो क्यों, क्योंकि हल्दी जो होता है वो बहुत अच्छा दर्द निवारक होता है, बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट होता है, इसीलिए उसमें भी हल्दी लगा देते हैं। बहुत जल्दी हल्दी जो है वो आपके ब्लड को आपके खून को रोक देती है उसको, मतलब आपने वहां हल्दी भर दी तो हल्दी भरने से क्या होता है कि वहां पर आपका ब्लड जो है वो निकलना बंद हो जाता है। और हल्दी बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक होती है, बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक होती है। तो अगर आपने आपकी चोट में हल्दी लगा दी तो वहां पर इन्फेक्शन तो वैसे ही नहीं होना अब, और आपका खून भी रुक गया, तो आपकी चोट बहुत जल्दी हील हो जाती है। देखो, जो आपको अगर कभी कभी गहरा कट लग जाता है, तो गहरा कट लग जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, टांके लगवा लो, क्योंकि टांका लगाना आसान काम होता है। आपको उसने हल्दी भर दी, पट्टी कर दी, पता लगा आप फिर गए, आपने अपना हाथ मोड़ लिया, जैसे ही आपने हाथ मोड़ा फिर ब्लीडिंग होने लग गई, तो डॉक्टर बोलता है कि देखो तुम टांके लगवा लो, तो ताकि तुम्हारी चोट जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाए, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली क्या, टांके तो आज लग रहे हैं ना, 50 सालों से 100 सालों से, उसके पहले तो टांके नहीं होते थे। फिर क्या होता था, लोगों की चोटें अपने आप ठीक होती थी, लोग उसको बंद कर लेते थे, हल्दी भर लेते थे, चूना भर लेते थे, कुछ इस तरीके की चीजें, चूना तो नहीं खैर, चूना नहीं, चूना जो होता है बेसिकली उससे क्या होता है, कैल्शियम के कारण ना आपका जो ब्लड होता है वो खून का थक्का जल्दी बन जाता है। तो बेसिकली पहले हल्दी चूने का लेप वगैरह लगाया जाता था पहले, है ना, मिक्स करके लगाते थे। तो ये सब चीजें लगा लेते थे, तो उससे क्या होता था, आपकी चोटें जल्दी भर जाती थी। अब आज के समय में टांके वांके आ गए तो आपको पता ही नहीं है कि ये भी इलाज है। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ हाँ। अरे ऐसा नहीं होता, देखो क्या होता है कि कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को पैर में चोट लग जाए, है ना, और खून बहता जा रहा है, तो अगर तुम उसको सीधे स्टैंडिंग पोजीशन में रखोगी या तुमने उसको बिठा के रखा है तो खून तो बहेगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खून वहां जा रहा है। तो तुमको उसे लेटाना पड़ेगा, उसका पैर ऊपर करना पड़ेगा, पैर के नीचे तकिया लगानी पड़ेगी ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए, फिर उसके बाद उसमें हल्दी लगाओ ताकि खून रुक जाए।
हाँ हाँ, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम बड़ी थी, तुम छोटी थी, ठीक है, लेकिन उसके पीछे ये कारण है, उसके पीछे ये कारण नहीं है कि खून रुकता, हल्दी के कारण खून रुकता नहीं है, हम हल्दी भर देते हैं उसमें। हल्दी भरने से जो होता है, खून का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, और जैसे ही खून का फ्लो कम होता है, थक्का बन जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं, और जैसे ही क्लॉट बनते हैं हल्दी के कारण, वहां पे इन्फेक्शन भी नहीं होता, आपकी चोट अपने आप ठीक हो जाती है, ऐसा होता है। तो बहुत सारी ऐसी चोटें हैं जिनमें टांका लगाना जो है, कई लोग टांके वाके नहीं लगवाते, हल्दी वल्दी भर लेते हैं, उनका काम हो जाता है, ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा कि टांका मत लगवाओ या डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर जब नहीं थे तब भी लोग ठीक होते थे, मैं ये बता रहा हूं आपको, समझ गए, ऐसा। तो ये, हाँ, तो पहली क्लास में नहीं आया था, ये क्या बता रहा है पता है, ये बता रहा है कि सर वो सुश्रुत को पहला सर्जन बोलते हैं इंडिया का। पहली क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? तो वही तो मैं कह रहा हूं, तू पहली क्लास में नहीं आया था तभी तो तू ज्ञान दे रहा है, ये तो पहली क्लास में पढ़ा दिया मैंने। सुश्रुत पहला सर्जन है भारत का, हाँ, पूरे पूरे वर्ल्ड का पहला सर्जन है वो, ठीक है। तो मैंने तो बताया ही था भाई, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को बोलते हैं, है ना, लेक्चर रिकॉर्डेड है, देख लेना, ले लेना, उसमें पढ़ा है मैंने। अगला प्रश्न देखो, 10 मार्कर कैसा आता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की अवधारणा त्रिदोषों के संतुलन पर आधारित है। त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। The Ayurvedic concept of health is based on the balance of the three doshas. Explain the three dosha theory in detail and discuss its significance. त्रिदोषा थ्योरी को डिटेल में बताना है, वही सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई है, प्लस इसका सिग्निफिकेंस बताना है कि अगर वात गड़बड़ हो गया तो क्या दिक्कत होगी, पित्त गड़बड़ हो गया तो क्या दिक्कत होगी, कफ गड़बड़ हो गया तो क्या, ये मैंने अभी आपको मौखिक रूप से बता दिया है ना। वात गड़बड़ हुआ अगर तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपका पित्त गड़बड़ हुआ है तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको लूज मोशन हो रहे हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, या पाचन में समस्या है। या कफ गड़बड़ हो गया, इसका मतलब आपको सर्दी लग गई है, आपके शरीर में कफ बढ़ता जा रहा है, मतलब आपका शरीर जो है वो उसका बैलेंस बिगड़ गया है, तो कफ को कम करने की कोशिश की जाती है गर्म चीजें दे करके, समझ गए। कई बार क्या करते हैं, जो कपड़ा होता है उसको तवे पे गर्म करके आपके सीने पे रखा जाता है, ताकि गर्मी जो है वो आपके शरीर में अंदर तक पहुंचे, और आपके जो चेस्ट में या लंग्स में जो कफ जमा है वो कफ पिघल जाए। ये आयुर्वेद में नहीं लगाते बेटा, अपन आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, समझ गई बात को। वहां पर एग्जाम में लिख के मत आ जाना कि विक्स भी लगा देते हैं, है ना, पूछ रहे कफ दोष कैसे दूर करते हैं, विक्स लगा देती मम्मा, है ना, कफ दोष दूर हो गया, ठीक है। तो आयुर्वेद में ये सारी चीजें की जाती है। या फिर सरसों का तेल, सरसों का तेल भी गर्म होता है, ध्यान रखना। तो सरसों का तेल जो है वो मम्मी डालती है कटोरी में, हल्का सा गर्म करके लाती है, उसके बाद दे, हाँ, है ना, हाँ, मतलब मम्मी ऐसी मसाज करती है कि थोड़ी देर के लिए सांसें रुक जाती, कब से मरे ना मरे इंसान मसाज से मर जाता। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये है आपका 10 मार्कर है, तो इसको सॉल्व कर लेना। फिर इसके बाद है पंच महाभूत से त्रिदोष और त्रिदोष से स्वास्थ्य की अवधारणा तक के संबंध को एक उपयुक्त फ्लो चार्ट द्वारा समझाइए। आपको फ्लो चार्ट बनाना है कि कैसे त्रिदोष और त्रिदोष से स्वास्थ्य तक हम पहुंच सकते हैं, समझ गए। तो त्रिदोष से स्वास्थ्य, त्रिदोष, फिर त्रिदोषों का संतुलन अगर बिगड़ेगा तो, और त्रिदोषों का संतुलन बिगड़ेगा तो पंच महाभूत जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, इस कारण से त्रिदोष का संतुलन बिगड़ रहा है। त्रिदोष के संतुलन बिगड़ने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है। इस तरीके से पूरा चार्ट बनाना है आपको। तो त्रिदोष जो गड़बड़ हो रहे हैं उसमें पंच महाभूतों का बहुत बड़ा रोल है। वायु और अग्नि गड़बड़ हुए तो वात गड़बड़ हुआ था, वैसा ही, समझ में आ गई बात। चलिए, सॉरी, पित्त गड़बड़ हुआ था, है ना। फिर वात, पित्त और कफ की संरचना, गुण, प्रमुख कार्य और असंतुलन की अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मतलब कंपैरेटिवली एग्जामिन द कंपोजिशन, क्वालिटीज, मेजर फंक्शंस एंड कंसेप्ट ऑफ इम्बैलेंस ऑफ वात, पित्त और कफ, ये करना है आपको। आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत की आधुनिक मानव शरीर विज्ञान की अवधारणाओं से तुलना कीजिए। कंपेयर द आयुर्वेदिक त्रिदोष थ्योरी विद द कंसेप्ट्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी। मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको आयुर्वेद की तुलना करनी है, त्रिदोषों की तुलना करनी है। वही मैंने जो आपको बताया, कफ बढ़ रहा है या दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वात, पित्त और कफ केवल रोग उत्पन्न करने वाले दोष नहीं है, बल्कि शरीर की सामान्य क्रियाओं के नियम संबंधित नियामक सिद्धांत हैं। आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश वाले भी सुन लो। वात, पित्त और कफ आर नॉट मेरली डिसीज प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स बट रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स।
इनसे सिर्फ डिसीज नहीं हो रही है बल्कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं ये, एसोसिएटेड विद नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है हाँ क्रिटिसिज्म। समझ गया? तारीफ मत कर देना, वाह तो बहुत बढ़िया होता है पित्त तो एक्सीलेंट है ना, ऐसी चीजें नहीं लिखना वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और ये चीज नहीं करनी। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट कहा गया है इस स्टेटमेंट को एनालिसिस करो, एनालिसिस करके क्रिटिसाइज करो। समझ में आ गई बात? तो ये होता है। फिर इसके बाद है थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए? तो इस तरह से तुम्हारा त्रिदोष जो है वो कंप्लीट हो गया। कल हम लोग त्रिदोष के बाद क्या है, पंच महाभूत। कल हम लोग पंच महाभूत पढ़ेंगे, ठीक है।